हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर जो है आपका सेकंड यूनिट 6 पॉलिटिकल साइंस का। किसका? पॉलिटिकल साइंस का यूनिट 6, जिसका नाम है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। यानी हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, हमारे जो इंडिया में राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, उनके बारे में कि यहाँ पर राजनीतिक सिस्टम जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपकी सोल वाली बुक में बताया गया है। कैसे बताया है? राजनीतिक के बारे में ना बताकर, मतलब पहले आपको इंडिया के बारे में नहीं जानना, आपको पहले ये जानना है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो आप सभी को पता है पहले हमारे देश में राजा वगैरह थे, ठीक है। तो वहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र का अर्थ क्या होता है? राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन, यानी जहाँ पर राजा शासन करता है उसे हम कहते हैं राजतंत्र। ये आज से 100 साल 200 साल पहले की बात है। ओके, अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल के बारे में। राजनीतिक दल क्या होता है? राजनीतिक दल ऐसे संगठन या समूह होते हैं जो एक समान विचारधारा रखते हैं। कैसी? समान विचारधारा भी बहुत सारी होती हैं, आपको पता होगा। जैसे गांधीवाद है, समाजवाद है, साम्यवाद है। तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, या हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, समान विचारधारा रखने वाले समूह को राजनीतिक दल कहते हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा राजनीतिक दल की डेफिनेशन की वो होता है क्या है, बट इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट पढ़ते हैं। यह राजनीतिक दल संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास यानी ट्राई करते हैं। राजनीतिक दलों की शुरुआत तथा विकास संसदीय लोकतंत्र और चुनाव व्यवस्था के साथ संबंधित है। यानी जो राजनीतिक दल की शुरुआत और विकास किससे संबंधित है? लोकतंत्र से और चुनाव से संबंधित है। भारत में भी संसदीय प्रणाली है। आप सभी को पता है कि भारत में भी कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली। भारत ने संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है। अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जब आप बड़े लेवल पे कोई एग्जाम क्रैक करते हो तो पूछता है कि भारत ने संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। राजनीतिक पार्टियां सत्तावादी या लोकतांत्रिक हो सकती हैं। देखिए, सत्तावादी भी हो सकती है, लोकतांत्रिक भी हो सकती है। यह चुनाव के द्वारा या क्रांति के द्वारा सत्ता प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कोई भी जब पार्टी होती है, जैसे बीजेपी की है, या तो वो चुनाव के द्वारा सत्ता में आ सकती है या क्रांति के द्वारा। ओके, 1950 के दशक के उत्तरार्ध में दुनिया के लगभग 80% देशों में राजनीतिक दलों का शासन था। जब हमारा आज़ाद आज़ाद हुआ था तो उसके बाद में ही दुनिया में 80% जो देश है ना, वहाँ पर राजनीतिक दल का शासन था। यानी ये जो है पॉलिटिकल सिस्टम ये स्टार्ट हो चुका था, और बाकी के जो 20% बचे हैं वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आपका राजतंत्र हुआ करता था। देखिए, अब हम बात करते हैं संसार के राजनीतिक दल व्यवस्था। राजनीतिक दल के जो हैं 3 प्रकार होते हैं, एक दल व्यवस्था, 2 दल व्यवस्था, बहुदल व्यवस्था। यहाँ पे बहु में छोटे ऊ की मात्रा होगी। आप सभी को पता है, आप सभी लोगों ने 6th क्लास से ही पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9, 10th, कि हमारे जो देश में या संसार में 3 टाइप की दलीय व्यवस्था होती है, एक दल व्यवस्था, द्विदल व्यवस्था और बहुदल व्यवस्था। अब हम एक एक करके सारी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन जानेंगे, लाभ जानेंगे और हानि जानेंगे। तो एक दल व्यवस्था क्या होती है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक राजनीतिक दल होता है। कितने दल होते हैं? ओनली एक। नाम से ही पता लग रहा है, एक दल व्यवस्था यानी एक राजनीतिक दल होता है। उसे ही संविधान के आधार पर सरकार बनाने का अधिकार होता है। यहाँ केवल एक ही पार्टी के पास राजनीतिक शक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टी होती ही नहीं है, ओनली एक पार्टी होती है, वही सरकार चलाती है, वही सरकार को देखती है, और कोई भी अगर कानून निर्माण करना होता है तो वही करती है। अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो जैसे चीन है, क्यूबा है, वियतनाम है, तो यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है, यानी एक ही पार्टी है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लाभ के बारे में।
तो यहाँ पे क्या होता है, सुदृढ़ शासन, यानी जहाँ पे भी एक दल व्यवस्था होती है। सुदृढ़ का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग शासन होता है, जल्दी सरकार नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि एक ही दल होता है, सामने वाला विपक्ष दल होता नहीं है कि उसके बारे में कोई बुराइयां बताएगा, तो एक ही दल होता है। एक दलीय शासन प्रणाली में सुदृढ़ शासन स्थापित होता है, क्योंकि यह एक दलीय पद्धति में केवल एक ही दल का नियंत्रण रहता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग शासन होता है। देखिए स्ट्रॉन्ग शासन कैसे होता है, मैं रिपीट कर देती हूँ इस चीज को। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक दल है। एक दल है तो उसकी कोई कमी निकालने वाला दूसरा दल वहां पे मौजूद नहीं है, और कोई दूसरा अगर दल मौजूद नहीं है तो एक ही दल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग रहता है, यानी कोई इसके बारे में खामियां निकालने वाला कोई दूसरा दल नहीं होता है। सेकंड पॉइंट है भ्रष्टाचार नगण्य है, मतलब भ्रष्टाचार वहां पे ना के बराबर होता है। कहाँ पर? एक में, यानी जहाँ पे एक दलीय व्यवस्था होती है वहां पर घूसखोरी तथा बेरोजगार चोरबाजी का अंत हो जाता है, वहां पर ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा कम धन खर्च और समय। जब मान लो, ये कैसे बताती हूँ मैं, कैसे आपको पता है, अगर कोई कानून बनता है, क्या बनता है? कानून। मान लो कोई कानून बन गया, तो अगर एक दल व्यवस्था है तो कानून बना और लागू हो गया। बट अगर दो दल व्यवस्था है या बहुदल व्यवस्था है तो वहां पर क्या होता है, कानून बना, अगर मान लो बीजेपी ने कोई कानून बनाया तो कांग्रेस उसके खिलाफ जाती है, कांग्रेस बोलती है नहीं ये अच्छा नहीं है, खामियां निकालती है, आपको पता होगा। तो कानून बनने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा समय लगता है, और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि डेली बैठकें होंगी तो खर्च भी होगा और समय की भी बर्बादी होती है। ठीक है, बट एक दल व्यवस्था में ये सब चीजें जो हैं वो नहीं होती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आप इसके लाभ पढ़ रहे हो ना, बहुदल व्यवस्था में सेम एज इट इज इसका अपोजिट हो जाएगा और वो इसकी हानियां बन जाएंगी। ओके, अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड है हमारा एकता तथा अनुशासन की भावना। देखिए, एक दलीय पद्धति से देश में एकता अनुशासन की भावना पनपती है। दल के सभी लोग अनुशासन में रहते हैं तथा व्यर्थ की बातें नहीं पनपती। व्यर्थ की बातें कैसे पनपेगी? सामने वाला अगर कोई बुराई करने वाला ही नहीं होगा, अगर आप अपने घर में अकेले रहोगे, एक पर्सन अपने घर में रहेगा, तो ना बुराई होगी ना कुछ होगा। तो यही होता है, वहाँ पे एकता रहती है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन रहता है, कोई सामने ना पार्टी होगी ना ये सारी बातें वहाँ पे निकलेंगे। और साथ ही वहाँ पे लोक कल्याण पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जनता में विभाजन तथा गुटबंदी भी नहीं होती है। गुटबंदी जब भी होती है जब दो तीन सरकारें होती हैं, एक सरकार जनता को भड़काती है, तभी गुटबंदी वहाँ पे होती है, अदरवाइज गुटबंदी एक दल में नहीं होती है। सेना पर एक ही दल का नियंत्रण होता है, क्योंकि एक ही दल व्यवस्था है तो सेना पर भी एक ही दल का नियंत्रण होगा। ओके, इसमें क्या होता है, जब संकट काल आता है ना तो वो सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, एक दलीय पद्धति में सेना पर एक ही दल का नियंत्रण होता है, इसे हम प्रणाली भी कह सकते हैं। प्रणाली में सेना पर एक ही दल का नियंत्रण होता है। हाथी एक दलीय सरकार में राज्य का नैतिक संगठन ऊंचा होता है, जो संकट काल में सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही एक दलीय जो प्रणाली है उसमें शासन की नीति का निर्माण एक ही दल के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही दल है तो एक ही दल के द्वारा ही होगा। अब हम बात करेंगे इसकी हानियों के बारे में। पहली हानि जो है वो है जनता का उचित प्रतिनिधित्व। देखिए, एक दलीय शासन प्रणाली में जनता का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि चयन नहीं होता। वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये भी खड़े हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब ए मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, तो वहाँ पे लोगों को चुनने की वो नहीं होती है, मतलब चुनने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ए ही होता है। तो इसीलिए जनता का उचित प्रतिनिधित्व वहाँ पे नहीं निकल पाता है, और ना ही वहाँ पे विपक्ष होता है। सेकंड है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। कैसे? एक दलीय प्रणाली द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है तथा उन्हें अधिकार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी नहीं होती है। ओके, थर्ड है मौलिक अधिकारों का हनन। एक दलीय व्यवस्था का हानि यह है कि वहां पे मौलिक अधिकारों का हनन भी होता है। एक दलीय प्रणाली में तानाशाही अनुत्तरदायी यानी जवाब मतलब कोई भी जवाबदेही नहीं होता है। सरकार जैसे प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। कई बार सरकार मौलिक अधिकारों का हनन करती है, आतंकवाद पनपता है तथा विरोधियों को कठोर दंड दिया जाता है। ओके, अब है इसका नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक भावना का अभाव। वहाँ पर जब एक दलीय व्यवस्था है
तो जाहिर सी बात है वहाँ लोकतंत्र नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों के द्वारा शासन, लोगों का शासन। अब लोकतंत्र नहीं है, जाहिर सी बात है वो एक टाइप से राजतंत्र ही होगा, क्योंकि एक दल व्यवस्था है तो वो राजतंत्र में ही आ जाता है। तो वहाँ पर लोकतांत्रिक भावना का अभाव होता है। अब देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति का संकट। एक दलीय प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी हानिकारक है। यह तानाशाही प्रवृत्ति को जन्म देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है तानाशाही होगी ही होगी। शासक वर्ग सैनिक तैयारियों और विजय नीतियों की अपनाना प्रारंभ कर देता है। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय शांति का संकट उत्पन्न होता है। कैसे? मान लीजिए कभी युद्ध हो रहा है ना, अगर किसी भी देश में जहाँ पे एक दल व्यवस्था है वहाँ पे युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पे सारी शक्ति जो है वो एक के पास में होती है और वो अक्सर विजय नीति को अपनाती है, मतलब उनको जीतना ही जीतना है। अगर लोकतंत्र होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि मतलब 4 लोगों की बात सुनी जाती है और वैसे ही फैसला लिया जाता है। बट वहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति का संकट बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 2 दल व्यवस्था। एक ऐसी व्यवस्था जहां 2 राजनीतिक दल होते हैं, परंतु उसमें से एक ही शासन करता है। जो हार जाता है वह विपक्षी दल कहलाता है। उदाहरण के लिए आपका अमेरिका है और ब्रिटेन है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक ऐसी व्यवस्था जहां 2 राजनीतिक दल होते हैं, एक शासन करता है, एक हार जाता है। जो हार जाता है वो विपक्षी दल कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। यह देश को राजनीतिक स्थिरता देता है। चुनाव में मतदाताओं के लिए मतदान करना आसान है, क्योंकि उन्हें केवल 2 राजनीतिक दलों के बीच में चयन करना पड़ता है। मान लो ए है और बी है, सिर्फ 2 है, या तो जनता इसे चुनेगी या इन्हें चुनेगी। ज़्यादा पार्टियां नहीं होंगी, 2 पार्टियां हैं तो कोई मतलब प्रॉब्लम की बात भी नहीं, तो ये भी आसान होता है लोगों के लिए। 2 पक्षीय प्रणाली शासन की प्रक्रिया को तेज कर देती है। अब हम बात करते हैं इसकी हानि के बारे में। मतदाताओं के लिए सीमित विकल्प, चयन का अभाव। जैसे हम अगर बात करें तो ये दोनों चीज़ सेम ही है एक टाइप से, क्योंकि 2 ए और बी है। क्या है? ए और बी। ज़्यादा चयन का है नहीं, ज़्यादा लोग खड़े नहीं हैं, 2 ही लोग हैं, 2 दल हैं, तो सीमित विकल्प होते हैं। या तो वो ए को चुने या बी को चुने। सपोज करो कोई पर्सन है जिसका नाम है एक्स और पार्टी है ए और बी। अगर उसको ए भी पसंद ना आए, बी भी पसंद ना आए, तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। बट उनको क्या है? वोट देना ही पड़ता है। तो यही चीज़ है, सीमित विकल्प होते हैं। मतलब अगर पसंद नहीं आ रहा फिर भी उन्हें उसमें से ही किसी एक पर्सन को पसंद करना पड़ता है। अब देखिए बहुदलीय प्रणाली। बहु का मतलब ही होता है बहुत सारी, जहाँ पर बहुत सारी प्रणाली होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा इंडिया एक प्रणाली जिसमें कई राजनीतिक दल अलग अलग सरकार बनाती हैं। अलग अलग सरकार भी बना सकती हैं या गठबंधन में भी सरकार बना सकती हैं। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? देखो राजनीतिक दल को अलग अलग या गठबंधन में सरकार बनाना पड़ता है। सपोज करो ये पार्टी ए है, ये बी है, ये सी है। इन तीनों में से किसी को भी ज़्यादा वोट नहीं मिले हैं, तो ये ए और बी क्या करेगी? आपस में गठबंधन बनाकर सरकार बनाएगी। और अगर किसी पार्टी को वोट मिल गए, जैसे मान लो कि सी जो पार्टी है उसको वोट मिल चुका है, किसको? सी को वोट मिल गए हैं, तो सी ही क्या करेगी? अकेले अपनी सरकार बनाएगी। इस लाइन का मतलब ये था। ओके, अब हम बात करते हैं इसके लाभ के बारे में। लाभ क्या है इसका? मतदाताओं को व्यापक पसंद यानी बहुत पसंद रहता है। यह चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाता है। बहुदलीय व्यवस्था में आगे की सरकारें लोगों की ज़रूरतों के लिए उत्तरदायी और जवाबदेही हैं। एक विशाल और सामाजिक विविध, यानी विविध का मतलब होता है अलग अलग वैरायटी। विविध देश के लिए बहुदलीय व्यवस्था सबसे अच्छी है, क्योंकि यहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग की आवाज़ और जो नहीं और आएगा और विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसके बाद है बहुदलीय व्यवस्था एक पार्टी की तानाशाही को रोकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सरकारें हैं, कोई भी अगर एक सरकार अपनी मनमानी करती है तो उनको दूसरी सरकार जो है रोकती है, तो तानाशाही यहाँ पे नहीं होती है। अगर हम बात करें इसकी हानि की, तो देखिए सुदृढ़ शासन का अभाव, यानी स्ट्रॉन्ग शासन यहाँ पर नहीं होता है। आपको पता है कि हर एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई करती है।
भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता है, धन खर्च और समय की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा होती है। सपोज़ करो कोई कानून बनाना है, कोई कानून बन रहा है, तो अगर कानून बन गया, मान लो बीजेपी ने कानून बनाया, तो इस पे जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं इतनी ऑब्जेक्शन करती है कि समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है और एकता तथा अनुशासन वहाँ पर बिल्कुल नहीं होता। होता है बट बहुत ही कम होता है। जैसे अभी आप लोग भी देख रहे होगे, टीवी में न्यूज़ आ रही है, अभी एक एक वो आई थी योजना है अग्निवीर के नाम से, तो देख लो वहाँ पे ही देख लो, एकता बिल्कुल नहीं है किसी भी पार्टी के बीच में। कोई बच्चों को भड़का रहा है, कोई आंदोलन करवा रहा है, तो इस टाइप से ही एकता और अनुशासन का वहाँ पर अभाव होता है। जनता में विभाजन तथा गुटबंदी बनी रहती है। आपको पता है, अभी देखो जनता में क्या है, कोई विपक्ष में है, कोई पक्ष में है, कोई बोल रहा है अग्निवीर अच्छा है, कोई बोल रहा है कि अग्निवीर योजना बहुत ही बेकार है। तो विभाजन और गुटबंदी बनी रहती है। लोक कल्याण वहाँ पर नहीं होता है, बस जो पार्टी होती है अपने ही फायदे के लिए सोचती है, ऐसा माना जाता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक दल के कार्य के बारे में। जो राजनीतिक दल के कार्य होते हैं, सब बच्चा बच्चा जानता है कि पहला कार्य होता है उनका चुनाव लड़ना और अपनी अपनी नीतियों और कार्यक्रम को मतदाताओं के आगे रखना। मतदाता कौन होते हैं? हम लोग होते हैं जो वोट देते हैं। जैसे कि आपको पता है, जो बच्चा दिल्ली से होगा, तो केजरीवाल का क्या है कि वो कहते हैं कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे। तो ये उनकी एक नीति है, एक कार्यक्रम है जो उन लोगों ने हमारे सामने रखा है। तथा कोई भी कानून अगर बनता है तो वो राजनीतिक दल उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और जो राजनीतिक दल होते हैं वो सरकार बनाते और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दल सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम सरकार चला रही है तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, उन्हें लोगों के सामने लाकर रखते हैं। तो यही है राजनीतिक दल के कार्य। इसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक दल के लक्षण के बारे में। राजनीतिक दल के सदस्य मूलभूत सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक साधनों पर बल। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से चुनाव लड़ते हैं। चुनाव वो क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता को प्राप्त करना। राजनीतिक सत्ता को जब वो मिल जाती है, यानी राजनीतिक सत्ता जब वो प्राप्त कर लेते हैं, तो वो अपने सिद्धांतों को व्यापारिक रूप देते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप लोग, कोई भी आप में से कोई एक पर्सन है, या जो वीडियो देख रहा है वही पर्सन है, आप चुनाव में खड़े हुए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आप लोगों को बताओगे कि मैं आपको बिजली फ्री दूंगी, पानी फ्री दूंगी, या जो भी है। तो अगर आपके पास सत्ता आ जाएगी तो आप क्या करोगे? एक्चुअली में अपने सिद्धांतों को व्यापारिक रूप दोगे, यानी जो आपने वादे बड़े बड़े वादे किए हैं उनको पूरा करोगे। तो यही होता है कि सिद्धांतों को व्यापारिक रूप देना। राष्ट्रीय हित की उन्नति का चेष्टा करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप राष्ट्रीय हित के बारे में सोचोगे कि कैसे राष्ट्रीय यानी देश की भलाई हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ पर इस जो भी चैप्टर है आपका पॉलिटिकल का या हिस्ट्री का या आपका पर्यावरण अध्ययन का, वहाँ पे आपको सभी के नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।